बच्चे आज की क्लास के अंदर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम हेलो एल्कीन्स और हेलो अरीन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंस होगी। फॉर एग्जांपल हम ए कैटेगरी को देख लेते हैं कि कैटेगराइज कर लेते हैं इनको। हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3, CH2 और Br है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अगर इसके अंदर देखें तो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास जैसे कोई यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके पास का जो पहला कार्बन एटम होता है उसको हम अल्फा कहते हैं और दूसरे को हम बीटा कहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि अल्फा कार्बन एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो हेलो एल्कीन्स थे वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे थे कि यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से फॉर्म करता हूँ, आप देखो इसका स्ट्रक्चर। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा देता हूँ, मतलब ब्रोमाइड ग्रुप लगा देता हूँ, तो मेरे पास हो क्या रहा है बच्चे कि यहाँ पे देखो मुझे यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा। तो मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर यहाँ पे कोई भी नहीं है, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को अगर मैं ऑर्बिटल्स के अंदर देखूं तो S का 1 हो जाएगा और P के 3 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है दैट आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है अल्फा एंड बीटा आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर भी इनको क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होती है बच्चे, मैंने इसको तो ए टाइप कह दिया, तो दूसरी हमारे पास आ जाएगी बी कैटेगरी। तो बी कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, अलाइल, अलाइल हैलाइड्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले को हमने हेलो एल्केन्स कह दिया और दूसरे को हम अलाइल क्यों कह रहे हैं। तो अलाइल वर्ड यहाँ पे हम अलाइलिक भी कह देंगे, ठीक है, अलाइलिक भी कह देंगे, अलाइलिक भी कह देंगे, तो उसको भी देखना, ठीक है। अलाइलिक भी वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे। अलाइलिक का मतलब क्या होगा बच्चे, अगर हम फिर से यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 अगर हों और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और इसके साथ H हो और CH2Br हो। तो अब हमारे पास क्या होगा बच्चे, हमारे पास देखने को मिलेगा कि ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। तो पहले केस के अंदर हमने क्या देखा था कि अल्फा और बीटा दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज थे। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अल्फा की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमें देखने को मिलेगा sp3। क्योंकि इसके साथ क्या होगा बच्चे, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं बड़ा बना के दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमाइड आयन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, यह भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की हाइब्रिडाइजेशन, जो अल्फा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और हमें बीटा की हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलेगी, अगर हम बीटा की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो बीटा यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखना कि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो इसके पास क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इस H के साथ होगा, इस H के साथ एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमें बीटा के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, बीटा के अंदर हमें देखने को मिल रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं और लोन पेयर यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर आ गया 3। तो 3 को हम जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा जो कार्बन एटम है, अल्फा इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, बट बीटा इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
तो इस कैटेगरी को हम किस में रखेंगे, इस कैटेगरी को हम कहेंगे अलाइलिक हलाइड्स, ठीक है, या अलाइल हलाइड्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है बच्चे, एक और कैटेगरी आती है, ठीक है। डिफरेंस देख लो बच्चे, आप डिफरेंस देखो, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं, डिफरेंसेस को देखो। यहाँ पे हमने ए कैटेगरी के अंदर क्या किया बच्चे, हेलो एल्केन्स लिए, जहां पे हमारे पास अल्फा जो कार्बन एटम था वो भी अल्फा कार्बन एटम और बीटा कार्बन एटम दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज थे। दूसरी कैटेगरी आ गई हमारी एलाइल हैलाइड्स की, जिसके अंदर हमें अल्फा कार्बन एटम जो था वो हमें दिखा sp3, और हमारे पास जो बीटा कार्बन एटम था वो हमें क्या दिखा, sp2 हाइब्रिडाइज दिखा। तो ये चीज का ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अलाइल हैलाइड्स के अंदर इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और थर्ड केस क्या आ जाएगा बच्चे, मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूं ताकि आप कंपेयर कर सको। थर्ड केस यहां पे आ जाता है, सी कैटेगरी को हम देख लेते हैं। दीज आर नोन एज बेंजाइल हैलाइड्स, बेंजाइल हैलाइड्स। तो बेंजाइल हैलाइड्स के अंदर क्या होगा बच्चे, हमारे पास बेंजीन के ऊपर, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जैसे हमने कोई भी हैलोजन लगा दिया, ठीक है, कोई भी हमने हैलोजन लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। लेकिन ये बेंजाइल हैलाइड नहीं है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से नहीं लगा होगा, किस तरीके से लगा होगा, यहाँ पे हमारे पास CH2 होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो अल्फा हमारे पास हर एक के अंदर देखो, यहां भी हमारे पास sp3 था, इससे जो पहले वाला केस था उसके अंदर भी हमारे पास अल्फा जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी हैलोजन लगा देंगे, मान लो कि मैं यहाँ पे Br लगा देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास हैलोजन के साथ जो था ये पहला था, और ये हमारे पास था बीटा। तो बीटा का मतलब हमें पता होता है कि अगर मैं यहां से रिंग को गायब कर दूं बच्चे, ये रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करती है या डीलोकलाइजेशन को, तो अगर मैं रिंग को गायब कर दूं तो मेरे पास अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो अब देखो ये कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम जो था, ये कार्बन एटम अब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं कि ये कार्बन एटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन दूसरी तरफ ये कार्बन एटम जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड्स। तो यहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा, अल्फा, अल्फा इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट बीटा इज, यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, यहां पे देखो आप, ये सिग्मा बॉन्ड था हमारे पास, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब 3 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी उसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था कि अल्फा हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बीटा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ आ रहा है बच्चे यहां तक, एक बार आप देख लो इसको। ओके, ठीक है, आप एक बार नजर मार लो, ठीक है। इन तीनों के अंदर हमें अल्फा जो कार्बन एटम है वो क्या देखने को मिल रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। दूसरा केस क्या आ जाता है बच्चे, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, मैं इसको इससे डिफरेंशिएट कर देता हूं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कि यहां पे हमारे पास जो कार्बन एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, किस तरीके का, तो इसके अंदर भी हम ए कैटेगरी बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। तो यहां पे हमारे पास विनाइलिक हैलाइड आ जाएगा। तो विनाइलिक हैलाइड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH और इसके साथ ब्रोमीन, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, अब हमारे पास जो हैलोजन है, हैलोजन किसके साथ जुड़ी है, जिस कार्बन के साथ जुड़ी है वो अल्फा है, ठीक है, दूसरा हमारे पास बीटा है। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, यहां पे मैं इनको कंबाइन कर देता हूं, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
तो अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम उस हैलाइड को क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, तो इनका डिफरेंशिएट भी कर दूंगा अभी मैं, अब बच्चे आपको बता देता हूं। तो हमारे पास बी कैटेगरी आ जाती है। बी कैटेगरी के अंदर हम इनको हेलो एरीन्स कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हमने एक गलती की थी, पहले हमने एक मिस्टेक की थी, तो यहां पे हमने सीधा ही हैलोजन लगा दिया। तो इस बार हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, इस बार हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हैलोजन जहां पे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन ये है, और बीटा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैं अगर यहां से डीलोकलाइजेशन को इस तरीके से ना लिख के, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, इस तरीके से लिखता हूं, या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मैं डबल बॉन्ड को इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, सॉरी, डबल बॉन्ड को मैं दूसरी तरफ कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा बच्चे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, और क्लोरो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास हैलोजन ये रहा, तो अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा। तो इस केस के अंदर से मैं बीटा को हटा देता हूँ, इस केस के अंदर से मैं बीटा को हटा देता हूँ। मैं यहाँ भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। तो अब हमें देखने को मिल रहा है बच्चे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या हो रहे हैं, बोथ यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चे हमारे लिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हमारे पास जो अल्फा कार्बन एटम है उसको sp2 हाइब्रिड मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होना चाहिए जरूर। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, तो मैं दोनों के अंदर आपको फर्क बता देता हूँ, क्या क्या फर्क आया दोनों के अंदर। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पहला हमने क्या पढ़ा था बच्चे, हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा था CH2Br, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने पढ़ा था बच्चे, पहला ही पढ़ा था विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा था विनाइलिक हैलाइड के अंदर CH3CH डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या था, अलाइलिक या अलाइल हैलाइड भी आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो फिर हमारे पास तीसरा जो था, मैं इसको A कह दूंगा, इसको B कह दूंगा और इसको C कह दूंगा। इसको मैं A कहूंगा, और B यहाँ पे हमारा किस तरीके से था, B हमारे पास सिंपली यहाँ पे हमने क्लोरो लगा दो या ब्रोमो लगा दो, ब्रोमो की एग्जांपल्स ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्रोमो लगा दिया। तो इसके अंदर क्या था बच्चे, देखो CH2Br, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, sp3 का केस था, और ये क्या था, sp2 का केस था। तो दोनों के अंदर डिफरेंस देखो बच्चे, डिफरेंस को देखो, यहाँ पे हमारा अल्फा और बीटा, यहाँ पे हमारा अल्फा और बीटा। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, अल्फा हमारे पास एंड बीटा बोथ क्या थे बच्चे, ये थे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे हमारे पास ये था अल्फा और ये था बीटा, अल्फा एंड बीटा दोनों ही क्या थे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे। इस केस के अंदर हमारे पास अल्फा एंड बीटा दोनों ही क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे। इस केस के अंदर ये अल्फा था, ये बीटा था, अल्फा sp3 था, ठीक है, और बीटा यहाँ पे क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज था। तो हमें फोकस किस पे करना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अल्फा के ऊपर फोकस करना है, अल्फा के ऊपर। यहां भी देखो आप बच्चे, ये अल्फा था और ये बीटा था। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और बीटा क्या था यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमें फोकस किस चीज पे करना है बच्चे, आप देखो यहाँ पे अल्फा हमारे पास sp3 है, अल्फा हमारे पास sp3 है, अल्फा हमारे पास sp3 है, और इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास sp2 है,
और अल्फा हमारे पास यहाँ भी sp2 है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एलाइलिक। ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आता है बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, जहां पे एलाइलिक और विनाइलिक के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आगे जाके आप विनाइल क्लोराइड पीवीसी वगैरह भी पढ़ोगे, पीवीसी वगैरह पढ़ोगे, तो इसके अंदर पॉली विनाइल क्लोराइड होगा। तो विनाइल क्लोराइड का मतलब क्या होगा कि जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है उसके साथ ही अल्फा कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के अंदर है, ये देखो, ठीक है। इस चीज को याद रखना बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये पीवीसी आपके सिलेबस के अंदर था पहले, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ आया बच्चे? फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बच्चे आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म यहाँ पे क्या होती है बच्चे, आइसोमेरिज्म, यहाँ पे हमें दो ही तरीके की आइसोमरिज्म देखने को मिलती है। मैं इतना नहीं स्टडी कराऊंगा बच्चे, क्योंकि एक होती है हमारे पास चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या होगी, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमें दो ही तरीके की आइसोमरिज्म देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो चेन आइसोमरिज्म के अंदर क्या होगा बच्चे, अगर मैं मान लो कि कोई भी इस तरीके का कंपाउंड बना रहा हूं, हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे Br लगा रहा हूं, तो अब मेरे पास चेन के अंदर डिफरेंस आएगा। चेन के अंदर अगर डिफरेंस होगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं यहाँ पे इसका आइसोमर 2 बना देता हूं, चलो मैं 2 आइसोमर इसके बना देता हूं, मेरे पास देखो वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है, तो इसका मतलब मुझे 4 कार्बन को जोड़ना है, ठीक है। मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, ठीक है, मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। तो ये दोनों आपस में आइसोमर हो गए, ठीक है, तो इनको भी आप आइसोमर कह सकते हो। इसके बाद अगर मैं इस चेन के अंदर कुछ डिफरेंस इस तरीके का ले आऊं कि यहाँ पे मैं CH लिख के, यहाँ पे CH3 लिख के CH2, तो मेरे पास 4 कार्बन एटम्स हो गए, और इसके साथ मैं Br लगा दूं, तो ये तीनों आपस में आइसोमर्स हो गए। तो इसके और भी आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करता हूँ। पोजीशन आइसोमरिज्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल चेन आइसोमरिज्म के अंदर मान लो कि हमारे पास, मैं पोजीशन आइसोमरिज्म पहले मैं आपको जो इनके अंदर बता देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रोमो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और CH2 CH3, तो इसके अंदर, चलो इसके अंदर तो आइसोमरिज्म होगी नहीं, ठीक है, तो मैं और लंबा कंपाउंड बना देता हूँ, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो इसका आइसोमर क्या होगा बच्चे, अब देखो यहाँ पे 1 2 सेकंड पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा है। तो इसका अगर मुझे आइसोमर फॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा कि सिंपली इस तरीके का आइसोमर फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप देखो, यहाँ पे मेरे पास 1 2 सेकंड पोजीशन के ऊपर ब्रोमो लगा है, यहाँ पे 1 2 3 मेरे पास थर्ड पोजीशन पे, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म होगी, ठीक है। लेकिन पोजीशन आइसोमरिज्म आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें जहां पे हमें कुछ चीजें याद रखने की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर मैं यहाँ पे क्लोरो लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमरिज्म किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये आपस में पोजीशन आइसोमरिज्म किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मुझे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखने को मिला है, यहाँ पे हम मेटा पोजीशन पे देखते हैं और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑर्थो कंपाउंड्स हैं, ये मेटा है, और ये हमारे पास पैरा पोजीशन है। अगर देखो बच्चे, अगर हम इनको कंपेयर करें तो अगर एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर है, ये देखो एक बगल वाले कार्बन के एटम के ऊपर था क्लोरो, तो हमारे पास क्या था, ऑर्थो कंपाउंड। तो अगर एक छोड़ के बने, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मेटा, ठीक है। अगर दो छोड़ के बने तो उसको हम पैरा कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पैरा हो जाएगा। तो इनकी अगर डायपोल मूवमेंट के अंदर आपने स्टडी किया होगा, डायपोल मूवमेंट के अंदर,
तो डायपोल मोमेंट इसकी कितनी होगी, इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और इसकी डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो जो पैरा है उसकी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया साथ में। उसके बाद हम मूव करते हैं बच्चे प्रेपरेशंस के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपरेशंस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बच्चे, हैलोजेंस के बारे में, एल्काइल हैलाइड्स के बारे में, हैलो अरीन्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा है। सबसे पहले हम हैलो एल्केन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेपरेशंस की बात करते हैं। प्रेपरेशन किस किस तरीके से करेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो सबसे पहली प्रेपरेशन के अंदर आते हैं हम रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, ठीक है। या आप कह सकते हो फ्रॉम रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड्स क्या होंगे बच्चे, यहाँ पे इनको आप एक ऑर्डर के अंदर ही लिखना बच्चे, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा है, उसके बाद Br आ जाता है, उसके बाद हमारे पास HCl आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास HF आ जाता है। तो इनको ऑर्डर के अंदर ही याद रखना और ऑर्डर के अंदर ही लिखना। तो ये हमारे पास हैलोजन एसिड्स है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनकी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ H एसिड्स या हैलोजन एसिड्स ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एसिड्स इज क्या होगा बच्चे, सबसे ज्यादा HI जल्दी रिएक्शन देगा ये, और उसके बाद HBr देगा। आगे जाके हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो इस चीज को पहले ही हम थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास HF देगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को थोड़ा सा समझ लिया कि कौन से हैलोजन एसिड्स की, मतलब कि टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली नाम क्या होता है, दैट इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। इसको हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते हैं। तो ग्रूव्स प्रोसेस के अंदर हम तीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चे देखो, हमारे पास जो मेजर क्वेश्चंस आएंगे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ रिलेटेड आएंगे। इनके ऊपर जरूर जरूर स्टडी करना, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर बनेंगे। तो ग्रूव्स प्रोसेस को भी हमें अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रूव प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम पहले प्राइमरी एल्केन ले लेते हैं, ROH ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी जगह पे हम इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कह देंगे, ठीक है। दूसरे केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास R और HOH आ गया, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और साथ में हमारे पास थर्ड इज टर्शरी अल्कोहल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सारे के सारे रिएक्शन ही तकरीबन इन तीनों से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 डिग्री हो गया, ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री था, ये हमारे पास 2 डिग्री था, और ये हमारे पास 3 डिग्री था। तो अब इनका रिएक्शन करवाते हैं बच्चे। किसी भी हैलोजन एसिड को पकड़ लेते हैं, ना ज्यादा रिएक्टिव हो ना ज्यादा कम हो, तो हम HCl को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे HCl को यहां भी रिएक्शन करा रहे हैं, यहां भी रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहां भी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आता है, इसके बाद मैं आपको रिएक्टिविटी भी बताऊंगा बच्चे, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि सबसे ज्यादा ये तो था हमारे पास, क्या हमने पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हमें जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखता हूं इनका। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा कि टर्शरी सबसे पहले रिएक्शन देगा, सेकेंडरी उसके बाद, और प्राइमरी सबसे लेट देगा। तो अब हमारे पास पहला प्राइमरी कंपाउंड था, तो मैं इनको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं, रेड के साथ लिखता हूं, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा पता चल जाए किस तरीके से मैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि तीनों के अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, तीनों को हम पहले क्या करेंगे कि वार्म कंडीशंस करेंगे, के अंदर वार्म कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पे ZnCl2 को यूज करेंगे, ZnCl2 को यूज करेंगे। और ZnCl2 भी कौन सा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे RCl बन जाएगा, और साथ में
हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से एक H निकला और यहां से एक OH निकला, तो हमारे पास वाटर साथ में बन जाएगा। ठीक है, दूसरे केस के अंदर क्योंकि हमारे पास देखो प्राइमरी तो लीस्ट रिएक्शन दे रहा था, यहाँ पे राइट साइड में देखो आप, प्राइमरी हमारे पास सबसे कम रिएक्टिविटी के अंदर ऑर्डर के अंदर था, तो इसलिए हमने यहाँ पे वार्म कंडीशन को यूज किया। लेकिन दूसरे केस के अंदर हमें देखने को मिला कि सेकेंडरी प्राइमरी के मुकाबले तो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिविटी के अंदर है, तो यहाँ पे हम वार्म कंडीशंस को नहीं देंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ZnCl2 को यूज करेंगे, वो भी एनहाइड्रस को, एनहाइड्रस को यूज करेंगे। और हमें क्या मिलेगा बच्चे, हमें यहाँ पे रिएक्शन के अंदर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, आर आर, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसा हमारे पास रिएक्टेंट लिखा हुआ था उसी तरीके से लिख देता हूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और OH को यहाँ पे रिप्लेस करके क्या आ गया, Cl आ गया, और साथ में हमारे पास वाटर निकल आया। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. और तीसरी कंडीशन, क्योंकि टर्शरी हमारे पास बहुत ही स्टेबल था, बहुत ज्यादा स्टेबल था, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे ZnCl2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है, तो ये खुद ब खुद रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव था सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी से टर्शरी था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें क्या रिएक्शन मिल जाएगा, सीधा ही विदाउट ZnCl2 ही हमें एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा Yes, लिख sir. भी देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे एक और चीज है, मैं आगे बताता हूँ, एक और चीज है, मैं इसके साथ ना थोड़ा सा मेंशन कर दूं चीज। ठीक है, टर्शरी यहाँ पे हमारे पास इतना स्टेबल है। ठीक है, पहले तो मैं बताता हूँ कि एनहाइड्रस ZnCl यहाँ पे 2 कर क्या रहा है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कर क्या रहा है। द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मैं इसको ZnCl2 ही लिख देता हूं। ठीक है, इसको ZnCl2 ही लिख देता हूं, एनहाइड्रस ZnCl2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, एंड रिमूव। ठीक है, मैं आपके लिए सिंपल बना के लिख रहा हूं बच्चे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाना, ये देखो ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट, मैं कर्सर को लेके जा रहा हूं, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं कि इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि आर, मतलब कि आर के अंदर क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था उसको ब्रेक डाउन करना था। तो अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते थे, रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है ये यहाँ पे ZnCl2, यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था उसको ये क्या करेगा, यहां से तोड़ने में काम आएगा। ठीक है बच्चे, तोड़ने में काम कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और ग्रूव्स प्रोसेस के बारे में लिख लेते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे बट टर्शरी कार्बोकेटायंस, but tertiary carbocations are stable, so they don't even, so they don't even, so they don't even require ZnCl2। तो ये मैं एनहाइड्रस लिख देता हूं यहाँ पे, एन, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूं एनहाइड्रस। तो यहां पे देखो बच्चे, अगर हम देख समझना चाहें तो अगर समझना इसको, टर्शरी जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, सेकेंडरी उससे कम रिएक्टिव था, तो प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव था। तो अगर इसके अंदर देखें तो प्राइमरी के अंदर हमें क्या क्या यूज करना पड़ता था,
हमें यहाँ पे वार्म कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ता था, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करना पड़ता। सेकेंडरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ZnCl2 एनहाइड्रस यूज करना पड़ता था। और यहाँ पे टर्शरी के अंदर हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर ऊपर था। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है यहां तक? यस। एक बार मैं दिखा देता हूं, फिर से देख लो आप। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक तो हम समझ ही रहे थे जनरल रिएक्शंस को। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स लेना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, C2H5OH प्लस HI। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है बच्चे, यहाँ पे ZnCl2 डाल दो, एनहाइड्रस। ठीक है, और यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल था, तो वार्म कंडीशंस भी थोड़ी सी लगा दो। ठीक है, वार्म कंडीशंस भी लगा दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5I प्लस H2O प्लस H2O। तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे दूसरा हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को स्टडी किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को स्टडी किया था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, आप इसके और भी बना सकते हो बच्चे, जैसे आप यहाँ पे कुछ, अगर इसका मैकेनिज्म सिंपल सा देखना है आपको, तो मैकेनिज्म के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि C2H5, ठीक है, इसके साथ हम OH लगा देते हैं और साथ में यहाँ पे HBr लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि यहां से इसको अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnCl2 तो हमें डालना है एनहाइड्रस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, C2H5 और साथ में क्या आ गया, तो पानी भी निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बट टर्शरी टर्शरी एल्कोहल्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हैं। तो वो गड़बड़ क्या है बच्चे, टर्शरी एल्कोहल्स। अब आप देखो बच्चे, टर्शरी एल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो ना आप। सी इस तरीके से बाहें फैला के खड़ा है, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ भी ये हाइड्रोजन को इस तरीके से बाहें फैला के खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ भी इस तरीके से खड़ा है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे OH है। तो अगर यहाँ पे अगर रिएक्शन करने आते भी हैं, इसको हटाने आता भी है कोई हैलोजन आता भी है, तो ये हैलोजन क्या होगा कि इसका हैलोजन का साइज जो है, साइज कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल होना चाहिए, साइज मस्ट बी कंपैटिबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि X जो है वो आयोडीन है या ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड तो फिर भी रिएक्शन दे देगा, लेकिन आयोडीन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे आयोडाइड आयन की बात करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि आयोडाइड हमारे पास रिएक्शन करना चाहता है, तो अब बच्चे होगा क्या कि आयोडाइड आयन को सबसे ज्यादा स्टरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी। स्टरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि जो हमारा आयोडाइड आयन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा ये समझ आया बच्चे पॉइंट टर्शरी के अंदर? यस सर। क्योंकि बच्चे इसकी इसकी आप देखो कि इसकी ओरिएंटेशन बहुत ही कम होगी, क्योंकि इतना ही एरिया है इसके पास अटैक करने के लिए। और अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी के पास तो बहुत जगह है बच्चे, जहां से मर्जी OH रिमूव करे, चाहे वो इधर से आ जाए, चाहे वो इधर से आ जाए, चाहे वो इधर से आ जाए। क्योंकि ये देखो इस तरीके से हाथ फैला के नहीं ना खड़ा हुआ, देखो ये कितने अल्काइल ग्रुप्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो ये स्टरिक हिंड्रेंस फेस होगा। तो इसके अंदर तो आयोडीन के कंपाउंड्स, आयोडाइड यहां से आएगा और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से OH निकल जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और H+ के साथ जाके ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा।
लेकिन आयोडाइड नहीं ना बना सकता, तो आयोडाइड को यहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं। तो यहां पे बट टर्शरी एल्कोहल्स कैन react with compatible size halogens, ठीक है, लाइक तो यहां पे हम कंपैटिबल साइज हैलोजन की बात कर रहे हैं बच्चे। तो कंपैटिबल साइज किसका होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल I माइनस एंड ब्रोमाइड आयन फेस स्टरिक हिंड्रेंस विद टर्शरी एल्कोहल्स, ठीक है। तो यहां पे हमें टर्शरी एल्कोहल्स के अंदर स्टरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी, ठीक है, स्टरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। हमें यहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। समझ आ रही है बच्चे यहां तक बात?